दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। इस वक्त पूरे एनसीआर में, वेस्टर्न यूपी में बारिश हो रही है। यूं तो पूरे ही देश में इस समय बारिश का मौसम है और देश के 5 राज्य बाढ़ से भी जूझ रहे हैं, जिनमें बिहार और केरल की स्थिति बहुत ही ख़राब है। बहुत संकट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन एनसीआर और वेस्टर्न यूपी के इलाके में आम तौर पर बाढ़ नहीं आती है और यहाँ भारी बारिश की उम्मीद में रहते हैं किसान, क्योंकि ये पूरा एग्रीकल्चरल लैंड वाला एरिया है, बहुत ही फर्टाइल एरिया है और यहाँ गन्ने की खेती, धान की खेती के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ग्राउंड वाटर टेबल लगातार नीचे चला गया है और पिछले 2-2.5 दशक में जिस तरह से इकोसिस्टम को तबाह किया गया है, उसमें सारी छोटी नदियाँ लगभग मर गई हैं। उनमें चाहे काली हो, हिंडन हो और काली वेस्ट, काली ईस्ट, बहुत सारी नदियाँ हैं। पाँव धोई है, कृष्णी है, कृष्णा है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो पूरे वेस्टर्न यूपी की बेल्ट की और एनसीआर की जो नदियाँ थी वो मर गई हैं या नालों में बदल गई हैं और उनमें अधिकतर में सीवेज बहता है फैक्ट्रियों का। जो पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उत्तराखंड से लेकर, सहारनपुर से लेकर के दिल्ली तक जो भी इंडस्ट्रीज इन नदियों के किनारे हैं, उन सब का सीवेज इन नदियों में ही जाता है। तो बड़ा क्राइसिस यहाँ ग्राउंड वाटर टेबल लगातार नीचे जाते रहने का है और इसकी विभीषिका आमतौर पर जून में, मई में झेलनी पड़ती है। किसानों को ज़्यादा झेलनी पड़ती है क्योंकि उनके जो ट्यूबवेल्स हैं वो फेल हो जाते हैं, नलकूप लगाने का खर्च महंगा हो जाता है, सिंचाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस समय झमाझम बारिश हो रही है तो एक किसानों के लिए बहुत ही राहत देने वाली बात है, सुकून देने वाली बात है। लेकिन एक और सीन हम इस बीच देख रहे हैं कि एनसीआर के जो बड़े शहर हैं वो, उन सब के अंदर भी इस समय बाढ़ के हालात हैं। बारिश होते ही गुड़गांव बारिश होते ही डूबने की स्थिति में आ जाता है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं उनके कैंपस में भी पानी भर गया, कल हमने देखा, और व्हीकल्स रन नहीं कर पाए सड़कों पर। तमाम अंडरपास में पानी भर गया। दिल्ली की यही स्थिति थी। दिल्ली में जितने अंडरपास हैं सड़कों पर, सबके अंदर पानी भरा हुआ था और ख़तरनाक बनी हुई थी सड़कें बहुत सारी, जहां दुर्घटनाओं का अंदेशा था। और इस सीज़न में कई जगह बड़ी दुर्घटनाएं हुई भी हैं इसको लेकर के। तो एक जो डेवलपमेंट का जो बात करते हैं हम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो डेवलपमेंट को लेके हमारे देश में बहुत ही ख़राब तरह का मॉडल एडॉप्ट किया जा रहा है। बेतरतीब ढंग से शहर बस रहे हैं, अनकंट्रोल्ड, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अथॉरिटीज़ फेल हो गई हैं बहुत सारी। और हम देखते हैं कि जो गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ जैसे जो शहर हैं उनमें भी 90% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी नहीं करते हैं और बहुमंजिला बिल्डिंग्स को सेल कर देते हैं। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसलिए नहीं लेते हैं कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो करने चाहिए उनको, ओपन एरिया के स्टैंडर्ड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स होनी चाहिए, भूकंप को लेकर के उनमें अतिरिक्त सावधानियां बरती जानी चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो भूकंप रोधी हो। तो इन सब चीज़ों में आमतौर पर बिल्डर जो है वो बचत करते हैं और फाइनली कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, जिसका खामियाजा अल्टीमेटली रेजिडेंट्स को भुगतना पड़ता है। अभी मैं फिगर देख रहा था, रेरा जो एक अथॉरिटी बनाई थी सरकार ने कि जो बिल्डर्स के और जो एलओटीज हैं उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको निपटाएगी एजेंसी। ये काम करती है यूपी में और इसका ऑफिस नोएडा में है। अभी उसने रिसेंटली फिगर जारी किए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर देश के जो टॉप 10 बिल्डर्स हैं वो भी उसके दायरे में आ रहे हैं। और चूंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट लोगों को नहीं दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन आधे अधूरे होते हैं, मानक के हिसाब से पूरे नहीं होते हैं, तय समय में कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है, इस तरह की समस्याएं झेलते हैं। तो रेरा ने अभी कहा कि बहुत बड़े पैमाने पे जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक नहीं है और बड़े पैमाने पर आदेश जारी किए हैं रेरा ने उन एलओटीज को जो पैसा वापस लेना चाहते थे, जो फंस गए थे। तो एक बड़ी समस्या इन सारे शहरों में इस वक्त है
बहुत ही अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट है, नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक तरह से कहें तो। और जिस तरह से वेस्टर्न यूपी और एनसीआर में इस वक्त हाईवे, एक्सप्रेसवे और रैपिड ट्रेन, मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क बिछना शुरू हो गया है, जो अगले 4-5 सालों में ग्राउंड पे होंगे सारे प्रोजेक्ट्स। खास तौर पर मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे जो संभवतः अंतिम तिथि तक शायद चल जाए, दिसंबर तक नहीं चलेगा तो मार्च 2021 तक चल जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। NH 235 चालू हो गया है, मेरठ बुलंदशहर हाईवे। मेरठ पौड़ी हाईवे को 4 लेन करने के लिए लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। मेरठ गढ़ सोनीपत बागपत हाईवे 4 लेन होने जा रहा है, लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में है। तो इस तरह से मेरठ सिटी के अंदर मेट्रो ट्रेन प्लान हो चुकी है और परतापुर से लेकर के मोदीपुरम तक रैपिड ट्रेन और मेट्रो का ट्रैक एक ही होगा। 2025 में यहाँ लोकल लेवल पर इस ट्रैक पर मेट्रो भी रन करेगी और रैपिड ट्रेन भी रन करेगी मेरठ से दिल्ली के बीच में। तो इतने बड़े लेवल पे जो डेवलपमेंट के जो रफ्तार के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो इस पूरे इलाके में पॉपुलेशन डेंसिटी निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे और एक चैलेंज बढ़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे लोगों को रिहाइश बेहतर उपलब्ध कराई जाए, यहाँ कैसे इंडस्ट्रीज खड़ी की जाए। चूंकि ये पूरा इलाका ऑलरेडी अनकंट्रोल्ड, अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट से जूझ रहा है, जिसके भयावह परिणाम हमें देखने को मिलते हैं कि सर्दियों में आमतौर पर यहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारे लोगों को तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि वो इस अवस्था में इस NCR के इलाके को छोड़ दें, कहीं पहाड़ की तरफ चले जाएं या दूसरे दूर दराज के गाँवों की तरफ चले जाएं, जो लोग अस्थमा से पीड़ित होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं। तो इस तरह के हालात हैं। तो एक जिस तरह से सरकार अभी कह रही है, दावे कर रही है कि वो सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज को एक साथ मिला करके एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना रही है, उससे बेहतर होगा प्रोसेस, उसकी अलग प्रभाव और दुष्प्रभाव हैं, उन पर हम बात करेंगे कभी। लेकिन क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि पूरे देश में प्लानिंग को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के समग्र योजनाएं बने और देखा जाए किन इलाकों में रिहायशी डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ इंडस्ट्रीज की जरूरत है, कहाँ फर्टाइल लैंड है और उसी हिसाब से डेवलपमेंट किया जाए। ये डेवलपमेंट कतई सस्टेनेबल नहीं है। ये मॉडल NCR और वेस्टर्न यूपी की जो लैंड फर्टाइल है वहाँ आप इंडस्ट्रीज खड़े कर रहे हैं, वहाँ आप तमाम एक्सप्रेसवेज निकाल रहे हैं, वहाँ आप तमाम रिहायशी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो इसके परिणाम आने वाले समय में वैसे ही होंगे कुछ कुछ जैसे दिल्ली में होते हैं, गाजियाबाद में होते हैं। गाजियाबाद पिछले 5 सालों से, मैं बताना चाहूँगा, पिछले 5 सालों से लगातार पोल्यूशन के मामले में पूरे देश में नंबर 1 आता है। सांस लेना लोगों का मुश्किल हो जाता है। तो ये वक्त है कहीं ना कहीं जहाँ हमें इकोसिस्टम के बारे में सोचना होगा, डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में भी सोचना होगा। लेकिन जरूरी ये भी है कि जिंदगी पहले है। अगर हम एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को इतना डिस्टर्ब कर दें कि लोग जी ना सके, उसमें सांस ना ले पाए, पीने का साफ पानी उपलब्ध ना रहे, तो फिर इस डेवलपमेंट के कोई मायने नहीं है। और अभी भी वक्त है, अभी भी इस पर प्लान किया जा सकता है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये आदेश 5 साल पहले दिए थे कि वो NCR और वेस्टर्न यूपी के कुछ गांवों और शहरों में पीने के लिए पानी टैंकरों से उपलब्ध कराए। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो पोल्यूशन बोर्ड में अधिकारी भी रहे हैं, बागपत के रहने वाले हैं, वो लगातार इसकी पैरवी कर रहे हैं और उनकी याचिका पर यह आदेश दिए थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक ना कहीं पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया गया है और हवा की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े पैमाने पर इस पूरी बेल्ट में कैंसर हो रहा है लोगों को। गाँवों में बड़े पैमाने पर कैंसर के पेशेंट सामने आ रहे हैं, जहाँ एक कहा जाता था कि गाँव का आदमी हेल्दी होता है, फिटनेस के मामले में बेहतर होता है, डाइट बेहतर होती है, लेकिन हालत ये है कि वहाँ पानी जहरीला हो चुका है और लोग विभिन्न तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। आगे के कुछ एपिसोड्स में हम एक्सपर्ट्स से बात करेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट को लेकर एक समग्र प्लान बनना चाहिए। आप भी अपनी राय दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकें। नमस्कार, ध्यान रखिए अपना। सही हो गया वीडियो।